हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह जो है तीसरी क्लास है आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ की। इसमें हम धारा 6 आपको देखते हैं। धारा 6 में बताया गया है कि क्या अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उसको क्या अंतरित कर सकते हैं, क्या उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आपको धारा याद रखना होगा। धारा में क्या है आपका कि जैसे धारा 6 है तो हम केवल धारा 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे आज। धारा 6 हमारा कहता है क्या क्या अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं होती है जिनको अंतरित किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर धारा 6 के अंदर या धारा 7 के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। फिर आप मत कहना कि जो धारा 6 के अंदर तो आपने बताया था कि ये होता है कि धारा 6 जो है क्या अंतरित किया जा सकता है, ये चीजें कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये धारा 6 आपका क्या कहता है, क्या अंतरित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सक्षम व्यक्ति क्या होगा, ये सब चीजें इसके अंदर का पार्ट है। ठीक है, वो धारा 6 के जो है जैसे आपका अंतरित क्या किया जा सकता है, और धारा 6 के अंदर अंदर जो आपका पार्ट है जैसे उसके तत्व वगैरह वो इसके अंदर के पार्ट है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या अंतरित किया जा सकता है। सब कुछ अंतरित किया जा सकता है, ए टू जेड आपका अंतरित किया जा सकता है। जो कुछ आपका नीचे दिया गया है, जो अंतरित नहीं किया जा सकता वो भी आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा या उत्तराधिकारी होने की संभावना, जैसे अगर जो उत्तराधिकारी की संभावना की जाए, जैसे आपके जो है बाबा जी का है या फिर आपके पापा जी की जो उनके जो है उत्तराधिकार आपको मिलेगा। ठीक है, उसकी संभावना जो है आपको जो है 99% होती है कि आपको ही मिलेगा, क्योंकि 1% में वो किसी को दे सकते हैं। सकुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा, ठीक है, या फिर जो है संपदा की संभावना होती है। और इसी प्रकार की कोई अन्य संभावना होती है जो वो अंतरित नहीं की जा सकती। जैसे संभावनाओं का अंतरण नहीं होता है। संभावनाओं का अंतरण जैसे आपको बताया गया कि इन फ्यूचर आपको मान लो आपको फ्यूचर में बताया गया कि आपको 20 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आप सोचो कि वो 20 रुपये आपको मिलेंगे, फ्यूचर में बताया गया है। ठीक है, तो इसका तुम प्रेजेंट टाइम में जो है आपके पास 20 रुपये तो है नहीं, तो इसका आप अंतरण नहीं कर सकते। उस चीज का आप अंतरण नहीं कर पाएंगे। जो आपके पास नगद हो या फिर आपके पास उसका स्थायित्व तो रखता हो, ठीक है, उसका आप अंतरण कर सकते हैं। लेकिन भविष्य में मिलने वाली चीजों का अंतरण नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। भविष्य में मिलने वाली चीजों का अंतरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी भविष्य में मिलने वाली चीजें थी। अगला आपका पॉइंट, किसी उत्तर भावी शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति के जिस पर तदर्थ द्वारा प्रभाव पड़ा हो या स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जिससे कोई भी चीज का जो है मान लीजिए क्या हुआ, जैसे अभी जैसे एक घर है, जैसे यहाँ पे एक आपको इसको हम समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक होम है, ठीक है, ये एक घर है। तो इसको जो है पुनः प्रवेश हुआ, जैसे ये भी कुछ अंतरण हुआ था, जैसे इसका ट्रांसफर हुआ। ठीक है, और ये जो है फिर मिला, तो इसके जो है इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, तो मालिक सिवाय किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसका हकदार था ना उस पर ही पड़ेगा। ठीक है, उसकी फिर ट्रांसफर जब ये प्रॉपर्टी होती है तो वहां पर जो है ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, क्या कि इसका मालिक पे इफेक्ट पड़ता है और फिर इसको फिर अंतरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपना कि कोई सुखाचार अतिष्ठायी स्थल से पृथक कर जो है आपका अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे आपका सुखाचार जो है अस्थायी स्थल से पृथक जो है आपका अंतरित नहीं किया जा सकता। अंतरित मतलब आपका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, संपत्ति में ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे ऐसी कोई चीजें हैं जो केवल वह ही यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है उसका अंतरित नहीं किया जा सकता, केवल उसका स्वामी ही उसको निबंधित करता हो। ठीक है, तो उस चीज को अंतरित नहीं किया जा सकता। आपको ये चीजें संभावना है समझ में आई होंगी। अगला आपका पॉइंट, क्या अंतरित किया जा सकता है क्या नहीं, वही वाली चीजें आपकी। भावी भरण पोषण का अधिकार, भावी मतलब क्या होता है, भावी मतलब होता है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर में आपको
ठीक है, भरण पोषण का जो अधिकार होता है उसको अंतरण नहीं होता है, चाहे वह किसी भी रीति से हो, चाहे वह हिंदू रीति में हो, चाहे वह मुस्लिम रीति में हो, ठीक है, कुछ ही किसी भी रीति से हो, ठीक है, प्रतिभूत या अवधारित हो, ठीक है, चाहे वो जो प्रतिभूत मतलब होता है कि गारंटी होता है, ठीक है, या फिर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो भावी भरण पोषण का भी आपका अंतरण होना संभव नहीं है। ये चीज़ें आपको जो बताई जा रही तो ऐसा होना संभव नहीं है, इसके अलावा जो कंडीशन होती है वहाँ पे आपका अंतरण हो सकता है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका 10 रुपये है, तो 10 रुपये में मान लो 1 2 3 4 5 6 ये एक तरफ रख लिया और एक तरफ ये रख लिया, 7 8 9 10। अगर जो आपको बता दिया जाए कि ये 6 चीज़ें अंतरित किया जा सकता है तब आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आपको बता दिया जाए कि ये 4 चीज़ें अंतरित नहीं किया जा सकता, तो अगर 6 चीज़ें बता दिया जाएगा अंतरित किया जा सकता है तो आपका भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर आपको 4 चीज़ बता दिया जाए कि अंतरित नहीं किया जा सकता तो बची हुई 6 चीज़ों का आपका अंतरण हो जाएगा। उसी तरह से ये चीज़ें हैं कि आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता और बाकी बची हुई चीज़ों का आपका अंतरण हो जाएगा, ठीक है। वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं है, ठीक है, केवल वाद अगर जो लेके आते तो उसका अंतरण जो है केवल मात्र ही है, अंतरण उसका नहीं होता है। लोक पद अंतरित नहीं किया जा सकता, जैसे कोई जिसे डीएम है या फिर कोई एसडीएम है, ठीक है, सोचो उसका पद जो है अंतरित किया जा सकता, उसका पद ट्रांसफर किया जा सकता, तो ऐसा नहीं होता है। और ना लोक ऑफिसर का जो है समलंब उसके देय होने से होता है, चाहे पूर्व या पश्चात अंतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है लोक पद जो है अंतरित नहीं किया जाता है। और वृत्तियाँ जो सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक और सिविल पेंशन भोगियों को अनुगात है, ठीक है, और राजनीतिक पेंशनों अंतरित नहीं की जा सकती। जैसे आपको जो है जैसे जानते हैं कोई सांसद है या फिर कोई विधायक है या कोई मिलिट्री में या आपका जो है कोई सैनिक है, तो इनकी जो इनको जो है मिलने वाली पेंशन है, ठीक है, तो इनको अंतरित नहीं होती हैं, अंतरित नहीं होती हैं। अंतरित क्या मतलब, जैसे कोई रिटायर हो गया, ठीक है, तो उसकी जो है 60 साल पे उसकी पेंशन बन जाती है, ठीक है, और या फिर जो 65, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो मान लीजिए इसकी 65 कंडीशन बन गई, इसकी डेथ हो गई, या फिर ये सोच रहा है कि हमारी पेंशन किसी दूसरे को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता, उसकी पेंशन उसी को मिलेगी, किसी दूसरे को अंतरित नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला आपका पॉइंट कि कोई भी अंतरण जहाँ तक कि वह जो है कोई भी अंतरण आपको पॉइंट देके बोला गया है कि जहाँ तक कि वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा हो, ठीक है, प्रगति के प्रतिकूल हो, या फिर जो है जो भारतीय संविधान अधिनियम मतलब जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 आपकी जो है, ठीक है, उसकी जो धारा 23 के अर्थों के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध या उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो, या फिर जो है आपका जो ऐसे व्यक्ति को अंतरित होने से विधता निहित हो, ठीक है, उसे अंतरित नहीं किया जा सकता। जैसे व्यक्ति की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जिससे कोई व्यक्ति जो है पागल है या दिवालिया है, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब उसका रहता है, तो उसको अंतरित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे आपको बताया गया कि धारा 1872 में जो भी आपका जो है विधि विरुद्ध आपका जो है नियम है, ठीक है, या फिर प्रतिफल उसका जो है विधि विरुद्ध है, जैसे वो कानून नहीं कहता कि ऐसा अंतरण होना चाहिए या फिर ऐसा प्रतिफल मिलना चाहिए, तो वहाँ उसका आपका जो है अंतरण नहीं होता है। और पहला आपका पॉइंट क्या है कि जहाँ तक कि वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा हो, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका हित है, ठीक है, अगर जो आप हित उसका जो है अंतरण करते हैं और उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है, या फिर जो है प्रतिकूल और प्रकृति के जो है प्रतिकूल है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है, तो उसका अंतरण आपका नहीं हो सकता। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, इस धारा की कोई भी बात अधिभोग का अंतरणी आपका अधिकार रखने के वाले किसी व्यक्तिक्रम हुआ हो या किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रबंध के अधीन किसी संपदा के पट्टादार को ऐसे अभिधारी फार्मर या पट्टेदार के नाते अपने हित का समुन्निवेशन करने के बारे में प्राधिकृत करने वाली नहीं समझा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पॉइंट हुए
तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किसका अंतरण हो सकता है, किसका अंतरण नहीं हो सकता। अगला आपका पॉइंट कि अंतरण संपत्ति क्या होती है। ये तो अंतरण ही पॉइंट हो गया कि आपको क्या क्या अंतरण हो सकता है, क्या क्या अंतरण नहीं हो सकता। तो इसको हम आपको बताएं कि ये पॉइंट को छोड़कर आपको बाकी सभी का अंतरण हो सकता है। तो अंतरण तो हो सकता है, लेकिन किस संपत्ति का हो सकता है। अंतरण आपकी संपत्ति क्या होती है, ट्रांसफरेबल आपकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांसफरेबल आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी संपत्ति का अंतरण होगा जब तक कानून मना ना कर दे। आप जो है सारी वस्तुओं का अंतरण कर सकते हैं, लेकिन कानून जब तक आपको मना ना कर देता है। यदि कोई पृथक प्रकृति से अंतरणी नहीं हो तो वह संपत्ति नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ जो है आपकी प्रकृति से अंतरणी नहीं है, तो उसका जो है, जैसे कोई पदार्थ ऐसा है जो कानून ने मना नहीं किया है, ठीक है, और आप जो है कैसे वह अंतरणी नहीं है, ठीक है, तो उसको संपत्ति नहीं कहा जा सकता, और उसका अध्ययन संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चीजें हो जाएंगी। अगला आपको पॉइंट, संपत्ति के अंतरणीयता पर विधिक प्रतिबंध कुछ सीमा तक लगाए जा सकते हैं, परंतु ऐसे प्रतिबंध अपवाद के अत्यंत सीमित होते हैं, ठीक है। और आपका पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अमुक संपत्ति अंतरणीय नहीं है तो उसे किसी कानून का आश्रय लेकर साबित करना होगा, अन्यथा यह विधिक उपधारणा है कि प्रत्येक संपत्ति अंतरणीय है। कानून आपका कहता है कि सारी संपत्ति आपकी जो होगी वह आपका ट्रांसफरेबल होगा, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उसको कानून मना कर दे, ठीक है, कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। या फिर अगर जो कोई व्यक्ति कहता है कि इसको जो है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसको जो है कोई कानून का सहारा लेना होगा कि भैया अगर जो आपको बताए कि किस कानून के तहत तो उसका संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, किसी संपत्ति का कोई मालिक होगा तब उसकी संपत्ति का अंतरण होगा, नहीं तो वह कानून के अनुसार संपत्ति नहीं है। चाहे जो भी चीज है, ठीक है, तो किसी संपत्ति का कोई मालिक होना चाहिए। अगर जो वह जो है मालिक नहीं है किस उसी संपत्ति का, तो वह जो है संपत्ति नहीं है, उसका अंतरण नहीं होगा। मालिक होना जरूरी है, ऑनेबल होना वस्तु का जरूरी है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे अंतरणीय संपत्ति का ही पॉइंट है आपका, रेस नलियस आपको बताए थे। ये वैसी जो है वस्तुएं होती, रेस नलियस क्या होता है, ऐसी चीजें जो सभी की हैं और किसी एक की नहीं, इनका अंतरण नहीं किया जा सकता। जैसे आपका क्या हो गया रेस नलियस में, ये आपका जो है सूरज हो गया, ठीक है, इसकी जो है आपकी जो है जो धूप है ये सभी की है, लेकिन किसी की एक की नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऐसी वस्तुएं जैसे हवा हो गई, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इनका अंतरण नहीं किया जा सकता, ये सभी की होकर भी किसी की नहीं होती हैं। रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल आपका जो वो वस्तुएं होती हैं जो व्यापार करने के योग्य नहीं होती है, उनका अंतरण नहीं किया जा सकता। जैसे आपका देह व्यापार जो है, देह व्यापार आपका नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो है व्यापार करने के योग्य चीजें नहीं होती हैं, इनका आप अंतरण नहीं कर सकते। अगला आपका पॉइंट, विधि का सिद्धांत है कि प्रत्येक संपत्ति प्रकृति से अंतरणीय होती है। कानून कहता है कि सारी संपत्ति जो है प्रकृति से अंतरणीय होगी, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, संपत्ति के गुणों में अंतरीयता का गुण ही सर्वप्रमुख होता है, ठीक है। संपत्ति का एक जो गुण होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है गुण आपका ट्रांसफरेबल का होता है, ठीक है, सबसे प्रमुख ही गुण होता है। अगला आपका पॉइंट, अंतरिता माने एक दूसरे व्यक्ति व इसी तरह अन्य या अन्यों को जाने के प्रकृति जो दी गई या ली जा सके, ठीक है। मतलब एक ऐसी जो है क्रिया जिसमें एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को या फिर कई व्यक्तियों से एक व्यक्ति को जो है वस्तु को दिया जाता है, लिया जाता है या फिर बेचा जा सकता है, ठीक है, उसको अंतरिती कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको समझाते, चाहे आपका एक व्यक्ति है, ठीक है, इससे आपको जो है कई व्यक्तियों में ट्रांसफर हो रहा हो कोई वस्तु, चाहे आपका जो है कई व्यक्ति हैं इससे आपका एक व्यक्ति में वस्तु को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी जो है अंतरिती कहलाती है, ठीक है। दान दी जा सके, विनिमय आपका किया जा सकते हैं, या फिर जो है आपका बंधक रखी जा सके, या फिर पट्टा किया जा सकता, ये सब चीज़ें जो है आपकी
जो है अंतर्क्रिया में आती हैं। ठीक है, आपका विनिमय जो है एक्सचेंज ऑर्डर को कहते हैं। इसको हमने कल आपको समझाया था कि विनिमय आपका क्या होता है। अगला आपका पॉइंट, संपत्ति अंतरण में संपत्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो आपका होता है उसमें संपत्ति की कहीं पे परिभाषा नहीं दी गई है। इसकी परिभाषा आपको जो है स्टाम्प एक्ट में दिया गया है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा मान्य नहीं है, या फिर वो वहाँ की परिभाषा है वो यहाँ पे इतना लागू नहीं होती है। ठीक है, अगर जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन केवल ये बनेगा कि संपत्ति अंतरण की परिभाषा कि कहाँ पर दी गई है या फिर किस धारा में दी गई है, तो वहाँ पे आप कहेंगे इसकी संपत्ति अंतरण की परिभाषा जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति की परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है। संपत्ति केवल बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 ईस्वी में दी गई है। ठीक है, अन्य कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, और वो जो वहाँ पे परिभाषा दी गई है 1988 में, वो यहाँ पर ज़्यादा अहम रोल अपना अदा नहीं करती। अगला आपका पॉइंट, अंतरियता के अपवाद क्या होते हैं, क्या चीज़ें आपकी अपवाद हो सकते हैं हिंदू लॉ में या फिर मुस्लिम लॉ में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपवाद में कि आपका हिंदू लॉ में सबसे पहले देखते हैं क्या अपवाद होता है। हिंदू विधि में सेवायती संपत्ति है परंतु उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। सेवायती आपका जो होता है वो संपत्ति होती है, उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। इसी तरह देवोत्तर संपत्तियाँ, समाश्रिता, आपका अविभाज्य संपत्तियाँ, राज्य की भूमि, आपका राजदंड, राजमुकुट, राजगद्दी, ये सब जो है संपत्तियाँ होती हैं, लेकिन इनका अंतरण आपका नहीं होता। ठीक है, अगर जो आपको मान लीजिए दंड मिला है, आपको सज़ा मिली है, तो ऐसा थोड़ा ना होता कि ये अपनी जो है सज़ा किसी दूसरे को दिया जाए, उसको जो है बोल दिया जाए कि भैया आप हमारे लिए सज़ा काट लीजिए, तो ऐसा नहीं होता ना। यह राज्य की भूमि भी जो है राज्य की जो भूमि होती है वह अंतरणीय नहीं होती। जैसे अपने इंडिया की ज़मीन है, ठीक है, तो बॉर्डर है, ठीक है, अगर इंडिया वाले बोले कि ये ज़मीन जो है संपत्ति है, इसको हम जो है चीन वालों को दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा अंतरणीय नहीं होता है। ठीक है, बाई या कंडीशन, जैसे ऐसा हो सकता है कि ये आपको ज़मीन दे रहे हैं तो वहाँ पे कहीं दूसरी ज़मीन उनको मिल रही होगी, ठीक है, तो वो कंडीशन के अनुसार जो है चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अंतरियता के वो अपवाद होते हैं, वो अंतरीय नहीं होता है। मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि इसी तरह जो है मुस्लिम विधि में मुतावली का पद, वक्फ, ये जो आपकी होती हैं इनका अंतरण नहीं होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 129 के अनुसार कई बातें मुसलमानों को नहीं लागू होती, जैसे दान आदि, ये सब चीज़ें मुसलमानों के लिए लागू होती है, लेकिन अंतरण उसका जो है नहीं होता है। ठीक है, जैसे जानते हैं कि दान का अंतरण हो सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि में उसका अपवाद है। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे, आपका स्थानीय व्यवस्थाओं द्वारा मान्य कतिपय अपवाद क्या है। जो प्रेजेंट टाइम में जो है स्थानीय व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनके अपवाद क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे। उसके आगे हम आपको पढ़ेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत मान्य अपवाद क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं स्थानीय वाली, आपका कृषि संबंधी व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थित कुछ संपत्तियां एवं अधिकार अंतरणीय नहीं रखे गए हैं, जिनका प्रमुख कारण स्थानीय नीतियां होती हैं। जैसे आपके गांव में मान लिया जाए या फिर आपके शहर में मान लिया जाए कि कोई रूल नहीं लागू है, तो वो रूल भले ही इंडिया में लागू होगा, लेकिन अगर जो आपके यहाँ नहीं लागू है तो वह आपकी स्थानीय व्यवस्थाओं के कारण वो जो है वहाँ पे रूल नहीं लागू होता है। उसी तरह से कृषि संबंधी व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्थित कुछ संपत्तियाँ आपको जो है या अधिकार अंतरणीय नहीं रखे गए हैं, जिनका प्रमुख कारण स्थानीय नीतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए आपका उत्तर प्रदेश में असंक्रमणी हित वाले भूमिधर, आसामी और आदिवासी अधिकार, बम्बई में वतन भूमि या फिर मद्रास में करनाम, बंगाल में घटवाल, नजूल भूमि या फिर गांव में चारागाह आदि प्रमुख हैं। ये सब चीज़ों का अंतरण आपका नहीं होता, ये अपवाद में आते हैं। संपत्ति अंतरण के अधिनियम जो आपका होता है, प्रॉपर्टी लॉ होता है, इसके अंतर्गत आपको क्या जो है अपवाद दिए गए हैं, इसको इसमें देखते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित 10 अपवाद हैं, जिनके अंतर्गत शामिल हित पर संपत्ति तो है परंतु उसका अंतरण नहीं होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में 10 आपको अपवाद बताया गया जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। अगला आपका पॉइंट है, ऐसी संपत्तियां का अंतरण मान्य नहीं होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अतिरिक्त अन्य विधियों की व्यवस्था अपना अलग प्रभाव रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी आपकी जो है वस्तुएं होती है जिनका अंतरण आपको मान्य नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं कि संभावनाओं का अंतरण आपका वैध नहीं होता है। जैसे आपको धारा 6 में क्या बताया गया है, यहाँ पे एमसीक्यू आपको क्वेश्चन बनेगा धारा 6 में, जैसे संभावनाओं का अंतरण, जैसे आपने एक पेड़ लगाया और इसका फल मान लो जून में आता है, इसका फ्रूट्स जून में आता है, ठीक है, और चल रही है जनवरी। तो सोचो कि जो है आप जनवरी में होकर जून के फल का जो है अंतरण नहीं कर सकते, क्योंकि संभावना तो है फल आने की, 99% संभावना है फल आ जाए, लेकिन 1% संभावना है कि ना आए ना, तो वहाँ पे अब फ्यूचर की चीज़ों का अंतरण नहीं कर सकते। ठीक है, इसको किस में बताया गया, धारा 6A में बताया गया। धारा 6A में बताया गया है कि संभावनाओं का पृथक अंतरण वैध नहीं होता है। किसी प्रत्यक्ष वारिस की जो है संभावना, वरासत की संभावना आपकी जो है वो भी वैध नहीं होगा। किसी सकुल्य की मृत्यु पर वसीयत की संपदा या प्राप्त करने का संभावना, वो आपका वैध जो नहीं होता है। अन्य संभावनाएं जो होती हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं वो भी वैध नहीं होंगी। केवल पुनः अधिकार का जो है, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार आपको जो होता है ये भी आपका वैध नहीं होता है। ठीक है, ये भी आपको जो है अंतरण अंतर्गत आपको अपवाद माना गया है। इसमें हम पॉइंट देखते हैं, पुनः अधिकार का जो है पृथक होता है वह अंतरण नहीं हो सकता। ठीक है, पुनः प्रवेश उत्तरवर्ती शर्त के भंग होने पर निर्भर होना चाहिए। अगर जो वहाँ पे निर्भर होता है, ठीक है, फिर भी जो है वहाँ पे अंतरण वैध नहीं होता है। पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण स्वामित्व के साथ संभव है। ठीक है, अगर जो वहाँ पे जो है पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण अगर जो आप कर रहे हैं तो वहाँ पे स्वामित्व के साथ ऐसी चीजें संभव हो पाएंगी। ठीक है, और इसको हम किस में पढ़ते हैं, इसमें धारा 6B में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं धारा 6B में? धारा 6B में हम पढ़ते हैं कि केवल पुनः प्रवेश का अधिकार किसमें दिया गया है, धारा 6B में दिया गया है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, केवल वाद लाने का अधिकार आपको किसमें दिया गया है, केवल वाद लाने का अधिकार धारा 6E में दिया गया है। यहीं पर भी आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा कि वाद लाने का अधिकार किसमें बताया गया है, तो आपका धारा 6E हो जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती लाभों का अंतरण वैध नहीं होगा। ठीक है, मध्यवर्ती लाभों का अंतरण आपका वैध नहीं होता है। अवयस्क का संपत्ति वापस लेने का बाद अनोज्य दावा स्वयं एक संपदा, स्वतंत्र संपदा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ये चीजें पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, लोक पद का अंतरण आपका जो होता है वह आपका वैध नहीं होता है। ठीक है, लोक पद का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको धारा 6AF में रखा गया है। ठीक है, लोक अधिकारी का वेतन आपको जो होता है ये भी आपका जो है अंतरणीय नहीं होता है। पेंशन का अंतरण आप नहीं कर सकते, आपकी कोई पेंशन है उसका अंतरण नहीं कर सकते हैं। खेतीहर पट्टों पर पट्टाधारी काश्तकारों के कुछ अधिकारों का संरक्षण आपको धारा 6I में बताया गया है, इसका भी आपको अंतरण नहीं जो है कर सकते हैं। सुखाचार का अधिष्ठायी या अनुसेवी संपत्ति के पृथक अंतरण शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप मेन पॉइंट है कि यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि सुखाधार का अधिष्ठायी या अनुसेवी संपत्ति से जो आपका पृथक होता है वह पृथक कैसा, वह पृथक अंतरण आपका जो होता है वह कैसा अंतरण होता है, तो वहाँ पे आपका शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, तो इसको बताया गया है। और इसको कहाँ पे पढ़ते हैं, इसको हम धारा 6C में पढ़ते हैं। धारा 6C में यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के। अगला आपका पॉइंट, भविष्य में प्राप्य भरण पोषण का अधिकार आपका धारा 6DD में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका धारा वाइज क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपका पर्सनल अधिकार जो है धारा 6D में बताया गया है, तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जितने यहाँ पे क्वेश्चन है वो धारा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगला आपका पॉइंट, संभावनाओं का पृथक अंतरण वैध नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको बताया ना कि संभावनाओं का, अब जैसे इतने पॉइंट आपको बता दिए कि ये पॉइंट आपको इतना इतना आपका वैध नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी हम डिटेल में चलते हैं। ये आपके पॉइंट जो हमने सब बताए, ठीक है, तो ये जिससे इसके पीछे वाले ये पॉइंट आपको बताए, तो ये पॉइंट तो आपको बताया, लेकिन अब इसके डिटेल में हम चलेंगे कि कैसे क्या होता है। अगला आपका पॉइंट, संभावनाओं का पृथक अंतरण वैध नहीं होगा, इसको धारा 6A में हम पढ़ेंगे।
और पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी प्रत्यक्ष वारिस की वरासत का संभावना आपकी हो सकती है, ठीक है। किसी प्रत्यक्ष वारिस की अगर वरासत की संभावना है तो उसमें क्या क्या होता है, भविष्य में मिलने वाली वस्तु का अंतरण नहीं किया जा सकता। आपको भविष्य में 10 रुपये मिलने हैं, ठीक है। मान लो आपको फ्यूचर में इस खेत से जो है, मान लो फ्यूचर में इस खेत से आपको फल मिलना है, फसल मिलना है, ठीक है। तो इससे फसल मिलना है और मान लो आपको जून में मिलना है और आपका जनवरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जनवरी में आप इस फसल का जो है अंतरण नहीं कर सकते, इस फसल को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि यह भविष्य में हो जाएगा, भविष्य में मिलने वाली चीज़ें हो जाएंगी और भविष्य में मिलने वाली चीज़ों का अंतरण नहीं होता है। जीवित रहते अन्य संबंधी मात्र हेर अपारेंट प्रत्यक्ष वारिस ही होते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि जीवित रहते व्यक्ति आपके जो है किस प्रकार के प्रत्यक्ष वारिस होते हैं, तो आपका यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण ही संभव है, संपत्ति विषयक उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं। तो यहाँ पर आपका एक फिर एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि किस चीज़ का जो है अधिकार संभव है, किस चीज़ का नहीं। ऐसी संपत्ति का मिलना निश्चित नहीं होगा, इनका अंतरण समाज में अशांति एवं अव्यवस्था को जन्म देगा, ठीक है। मान लीजिए जो व्यवस्था को, जैसे जो व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं करवाने के लिए है, ठीक है, तो उसका जो है अंतरण वैध नहीं होता, ठीक है। और जैसे कोई चीज़ जो अगर शांति भंग करता है तो उसका अंतरण वैध नहीं होता है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, ऐसे ही जो किसी के मृत्यु के बाद प्राप्त होने की है, ठीक है, उसे स्पेस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्यों क्वेश्चन बनेगा कि मृत्यु के बाद मिलने वाली जो चीज़ों को क्या कहा जा सकता है। सक्सेशन के बारे में जो है स्पेकुलेशन, अतः मात्र इसका अंतरण माना जाता है, ठीक है। सक्सेशन के बारे में केवल आपको जो है स्पेकुलेशन जो है आपका अंतरण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला आपका पॉइंट कि किसी जो प्रत्यक्ष वारिस, उसी पॉइंट में आपका है कि आशा एवं संभावना दोनों अलग अलग चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको बनाया एमसीक्यू कि क्या आशा और संभावनाएं दोनों एक ही चीज़ होती हैं, हाँ, और आपका ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आपका दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट आपका पता होगा तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, आशा और संभावना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। संभावनाओं में आशा प्रबल होती है, ठीक है, और काफ़ी बलवती होती। बलवती क्या मतलब कि ताकतवर होती है। संभावनाओं में आशा काफ़ी जो है बलवती होती है और संभावना जो है प्रबल आशा होती है, ठीक है। संभावना में प्रबल आशा होती है, आशा दूरस्थ संभावना होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको मेन याद रखना, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, शब्दों का हेरफेर है, तो यहाँ पे याद रखना है। संभावनाओं का अंतरण संपत्ति के साथ हो सकता है, संभावनाओं का अंतरण आपका संपत्ति के साथ हो सकता है। संभावनाओं के जो है 3 उदाहरण आपके धारा 6A में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, संभावनाओं के जो है उदाहरण किस में दिए गए हैं, तो उसको धारा 6A में दिया गया है, ठीक है। उत्तराधिकार की संभावना, लेगेसी की संभावना, केवल संभावनाएं आपकी दिए गई हैं। अगला आपका पॉइंट, संभावनाओं का जो है पृथक अंतरण वैध नहीं होगा, और यह इसमें जो है वही पॉइंट आपका चल रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि धारा 6A में आपका, धारा 6A में संभावनाएं अंतरण का जो है अंतरण रोका गया है, संभावना का अंतरण नहीं हो सकता। लेकिन संभावना ना तो संपत्ति और ना ही हित है, ठीक है। संभावना जिससे चीज़ें फ्यूचर में घटित होने वाली हैं, या फिर जो है आपका जैसे एक लूडो है, आपका लूडो का एक पासा होता है, ठीक है। तो लूडो आप खेलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें 6 नंबर होते हैं, तो 6 नंबर होता है, ठीक है। तो एक आने की इसमें संभावना कितनी होती है, फिर 2 आने की संभावना कितनी होती है, 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। चांसेस आप कितने होंगे यहाँ पे, तो 1/6 का आपका मतलब हो जाता है लगभग आपका 16.66% आपकी संभावना होती है, ठीक है। ना तो आपका ये हित होती है, ना तो ये जो संपत्ति होती है, तो इसका आपका अंतरण संभव नहीं होता है। मौजूदा स्थिति संभावना पर जो है निर्भर करती है, कोई भी कंडीशन होगी वह संभावना पर निर्भर करती है।
संभावना एक हित से चलने वाली संभावना है होती है, ठीक है। संभावना एक हित से चलने वाली आपकी संभावना होती है और दूसरे से केवल संभावना होती है। जैसे उत्तराधिकार इस संभावना का अंतरण नहीं कर सकता। उत्तराधिकार आपका जो है, और जो मान लीजिए आप जैसे सभी को जो है ये चीज़ें होती है, संभावना होती है कि मेरे फादर की या फिर मेरे जो है ग्रैंडफादर की जो है उनकी जो उत्तराधिकार की जो संपत्ति है उसको वो हमें मिलेगी, ठीक है। तो उस वहाँ पे जो है संभावना तो होती है लेकिन उसका अंतरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसा निराधार होती है कि ना तो यह संपत्ति हो ना ही अंतरणी। जैसे भिखारी को जो है भीख मांगने की आशा, भिखारी को भीख मांगने की आशा, ना तो यह कि आपकी जो है अंतरणी होती है या ट्रांसफरेबल भी नहीं होती और यह संपत्ति भी नहीं होती। जैसे अभी पाकिस्तान को जो है कश्मीर मांगने की आशा, वो जो है पाकिस्तान की ना तो वो अंतरणी है ना ही वो संपत्ति है। भाई पाकिस्तान की वो संपत्ति थोड़ा ना है, वो इंडिया की है। इंडिया भाई उसको घंटा नहीं देने वाला है। इंडिया आपको उसको कुछ भी कर ले, पाकिस्तान कश्मीर तो नहीं ही देगा, ये तो क्लियर है, ठीक है, चाहे जो भी हो जाए। अगर जो ऐसा कुछ होता है तो उधर से लाहौर वगैरह भी इधर ऐड कर दिया जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में वायदा कारोबार दोनों भविष्य के कारोबार है, संपत्ति के समतुल्य पर संपत्ति नहीं। जैसे आपका यहाँ पे जैसे मान लीजिए आज आपने HDFC का आपने एक जो है स्टॉक खरीदा, आज आपका मान लो 440 रुपये का कोई स्टॉक है, ठीक है। तो आज की डेट में 440 रुपये का है और यही आपका जो है स्टॉक जाता है 1 साल बाद की बात करें, मान लो आपका 800 रुपये का। तो ये आपके जो है आपके पास नगद रुपए थे, आपने इसका स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। स्टॉक आपने भले ही इसका खरीदा है और ये 1 साल बाद मान लो 800 रुपये की हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये संभावना है लेकिन ये सत्य नहीं है, ठीक है। इसका जो है आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी संपत्ति होने के बावजूद भी आपकी जो है जैसे संपत्ति की जैसे 440 रुपये का आपने जो है स्टॉक है खरीदा, ये आपकी जो है क्या संपत्ति के समतुल्य, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगा है, लेकिन ये आपकी संपत्ति होती नहीं है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, अंग्रेजी विधि में आशा का अंतरण किया जा सकता है लेकिन आशा संपत्ति नहीं है। अंग्रेजी विधि में, अंग्रेजी विधि आपका जो है ब्रिटिश वगैरह का, ब्रिटेन की जो है वहाँ पे जो है आपकी जो है लॉ होते हैं, वहाँ पे जो है आशा का जो है अंतरण किया जा सकता है लेकिन आशा को वहाँ पे संपत्ति नहीं माना गया है, ठीक है। भारतीय विधि में आशा का अंतरण 6A में दिया गया है और उस अंतरण को जो है शून्य माना गया है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, किसी सकुल्य की मृत्यु पर वसीयत में संपदा प्राप्त करने की आपकी जो संभावना होती है, ठीक है। तो जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी वसीयत आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद ओपन की जा सकती है, तो उसमें जो है कोई संपत्ति को प्राप्त करने की आपकी संभावना होती है। तो इसमें क्या होता है, इस हित में अंतरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यह संभावना वरासत से अधिक दूरस्थ होती है। वरासत एक दूसरी चीज़ होती है और आपका जो है वसीयत एक दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। वसीयत और वरासत दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, सेफ नहीं होती हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे, संभावनाओं का जो है पृथक अंतरण वैध नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, संभावनाओं का पृथक अंतरण वैध नहीं होगा, ठीक है। तो धारा 6A ही आपकी चल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए कि मंदिर में चढ़ावा जो है संपत्ति है या संभावना, ऐसा जो है एक वाद आया कि मंदिर में आपकी संभावना संपत्ति है या फिर जो मंदिर में आपकी जो चढ़ावा है वह संपत्ति है या फिर संभावना। तो क्या वाद आया, कोलकाता एवं नागपुर हाई कोर्ट ने केवल संभावना इसे माना था, ठीक है। लेकिन इलाहाबाद एवं अवध हाई कोर्ट ने इसे अनिश्चित परिवर्तन और समिति नहीं माना कि कानूनी चढ़ावे में ध्यान में ही ना रखा है और इलाहाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने इसे संपत्ति कहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि कोलकाता एवं नागपुर में इसे जो है केवल संभावना माना गया लेकिन इलाहाबाद और लाहौर कोर्ट में इसे संपत्ति माना गया। इसके बाद 1979 में आपका बद्रीनाथ के निर्णय ने यह शंका को समाप्त कर दिया। 1979 में आपका बद्रीनाथ का एक वाद आया जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह शंका को समाप्त कर दिया कि जो है जो आपका मंदिर में चढ़ावा होता है वह संपत्ति होता है, संभावना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा संपत्ति माना गया, ठीक है।
चढ़ावा जो होता है उसका संपत्ति माना गया। इससे धारा 6A में जो है बाहर रखा गया, या इसको आपको धारा 6A से बाहर रखा गया है। या जो है केस वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे का जो है था, और आपका दानी जो है राम बनाम जो है जमुना दास केस भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये चढ़ावे का जो है केस था। ठीक है, और दूसरा केस आपका जो है दानी राम बनाम जमुना केस आपका जो है यह भी जो चढ़ावे से रिलेटेड केस है। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि दानी राम बनाम जमुना दास का केस किससे रिलेटेड है, तो आपका चढ़ावा हो जाएगा। धारा यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन यह भी बनेगा कि जो है आपका जो मंदिर में चढ़ावा है वह किस धारा से अलग पृथक रखा गया है, तो वहाँ पे धारा 6A से आपका उसको पृथक रखा गया है। और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आपका जो है किस वाद में क्लियर किया कि जो है संपत्ति जो है जो मंदिर में चढ़ावा है वह संपत्ति है, तो यहाँ पे आपका वाद हो जाएगा बद्रीनाथ के निर्णय में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। अगला आपका पॉइंट यहाँ पे कि कोलकाता नागपुर में जो है आप इसको क्या माना था, संभावना, लेकिन इलाहाबाद और आपका लाहौर के कोर्ट ने इसको संपत्ति माना था। ठीक है, अगला आपका पॉइंट कि प्रतिफल एवं संभावना। प्रतिफल आपका वो होता है किसी के वस्तु या किसी को जो है काम के बदले में चीजें जो वापस मिलती हैं, जो रिटर्न उसका रिजल्ट मिलता है उसको आपको प्रतिफल कहते हैं। और संभावना आपकी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपकी संभावना होती है और प्रतिफल आपका रिजल्ट होता है। ठीक है, कोई भी आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, अगर जो रिजल्ट नहीं होता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है। यदि क्रेता ने संभावना को लेने के लिए प्रतिफल दिया है तो अंग्रेजी विधि में इसे जीरो नहीं करती। ठीक है, जैसे अगर जो मान लो कोई जो है वस्तु ने संभावना को लेने के लिए प्रतिफल दिया है तो इंग्लिश विधि जो है आपकी होती है उसे जो है इस संभावना को या फिर जो है इस अंतरण को जीरो नहीं करती है। सब प्रतिफल अंतरण वैध होगा आपका, चाहे अंतरित हित उत्तराधिकार हो या फिर इससे मिलती जुलती संभावनाएं आपकी हों। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका भारत में धारा जो आपकी 43 है, यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम ऐसे अंतरणों का वैध करती है। ठीक है, यहाँ पे धारा 43 आपकी क्या कहती है कि जो ऐसे अंतरण होते हैं इनको वैध करती है, लेकिन उनकी भी कंडीशन होती है, उसको हम धारा 43 में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मृत्यु पर महाब्राह्मण का क्रिया कर्म कराने का अधिकार केवल संभावना नहीं होती। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि मृत्यु पर आपका जो कर्म क्रिया कराने का अधिकार होता है वह जो आपका प्रॉपर्टी होती है, या वह आपका जो है प्रतिफल होता है या फिर संभावना होता है या फिर केवल संभावना नहीं होता है, तो ये चीज़ें आपका हो जाएगा। और इससे जो प्रतिफल एवं संभावना से कुछ रिलेटेड केस हैं आपके इम्पोर्टेंट है, वो आपके हैं जगदम्बा प्रसाद बनाम DDC, शमसुद्दीन बनाम हुसैन और हरनाम बनाम इंद्र बहादुर। इससे इम्पोर्टेंट ये वाद हैं, इससे अटैच वाद हैं। मुस्लिम विधि एवं संभावना धारा 6 मुसलमानों को लागू नहीं करती, परंतु मुस्लिम विधि में संभावना का अंतरण शून्य है। ठीक है, इस धारा में धारा 6A मुस्लिम विधि समान है। ठीक है, इस धारा में धारा 6A एवं मुस्लिम विधि समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगला आपका पॉइंट, अब हम अगली धारा देखते हैं। धारा आपकी जो धारा 6B, धारा 6B आपका क्या कहता है कि केवल पुनः प्रवेश का अधिकार जो है उसको धारा 6B में रखा गया है। पुनः प्रवेश का अधिकार धारा 6B में रखा गया है। इस प्रकार की समस्या पट्टों के मामले में ज़्यादातर आती हैं। किस मामलों में? लीज मतलब पट्टों के मामले में आती हैं, जबकि पट्टा देने वाला व्यक्ति लेसर और पट्टा लेने वाला व्यक्ति लेसी आपका कहलाता है। ठीक है, और किसी स्पष्ट उत्तर भावी शर्त के भंग हो जाने पर पट्टाकर्ता संपत्ति का पुनः अपने कब्जे में ले सकता है। ठीक है, मान लो कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, या फिर शर्त हुई और वो शर्त भंग हो जाती है, तो क्या पट्टा जो देता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपने अधिकार में वो ले लेता है। इस अधिकार को जो है आपका री एंट्री कहते हैं। ठीक है, की स्थिति आपका पट्टा की गई संपत्ति पर निर्भर करती है कि आपकी पट्टा की गई संपत्ति आपकी होती क्या है, और इसका ना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही होता है और ना कोई पृथक अंतरण ही होता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, यह शर्त जो है उत्तर भावी होती है। ठीक है,
ये जो कंडीशनल सबसिक्वेंट होती है आपकी, होती है ये शर्तें जो आपकी है कंडीशनल सबसिक्वेंट होती हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे पुनः प्रवेश का अधिकार जो है आपको जो है इसमें जो है विशेषता उत्तर भोग की स्थिति होती है। ठीक है, और आपका उत्तर भोग का अधिकार आपको जो केवल उस संपत्ति के पट्टाकर्ता को ही प्राप्त होता है। ठीक है, और इस अधिकार का अंतरण संपत्ति के साथ हो सकेगा। ठीक है, इसका क्या होता है, अधिकार का जो अंतरण होता है वह केवल संपत्ति के साथ होता है। जैसे आपका जो पट्टा है, पट्टा के साथ उसका अंतरण होता है। और कंडीशन जो है डिपेंड करती है कि आपकी भूमि व आपकी वह जमीन जो है कैसी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, आपका पट्टा तो हो रहा है लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी कोई शर्त जो है आपने रखा था और वो शर्त जो है आपकी टूट गई है। ठीक है, तो क्या होगा, तो वो जो पट्टा होगा, जो पट्टा वाला जो उसका मालिक होगा जिसने दिया था पट्टा, वो उस जमीन को या फिर उस पट्टे को अपने कब्जे में ले लेता है। यदि जिस संपत्ति पर इस अधिकार का प्रयोग संभव है उस संपत्ति का अंतरण किया जाए तो वह पुनः प्रवेश का अधिकार ही स्वतः अंतरित हो जाता है और संपत्ति के इस अधिकार का अंतरण शून्य एवं असंभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा। अगला आपका पॉइंट, किसी संपत्ति का पुनः प्रवेश का अधिकार आपका संपत्ति के साथ अंतरण किया जा सकेगा परंतु बिना लीज होल्ड या रिवर्जन के। इसका स्वभाव निजी अनुज्ञप्ति सा होता है जिसका अंतरण शून्य एवं प्रकृति के विरुद्ध होता है। तो यहाँ पर भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा जो काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए दिए ही जाएंगे। अगला आपका पॉइंट, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार ही इसमें भी है। तो पुनः प्रवेश का अधिकार जो आपका है, तो यहाँ पे क्या है, अंतरण नहीं हो सकता कि पुनः प्रवेश करने के अधिकार का पृथक अंतरण आपका नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया कि यह स्थिति उस समय होती है जबकि संपत्ति पट्टे पर दी गई हो और पट्टा लेने वाले पट्टाधारी या फिर किराएदार या लेसी कहते हैं, इसको आपको भी हमने बताया, उसके अधिकारी को पट्टादारी या फिर किराएदारी कहते हैं। जैसे पट्टादारी या फिर किराएदारी क्या होते हैं हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, मान लीजिए आपका घर है और ये आपका जो है मान लो रेंट पे आपको देना है। ठीक है, और आपने इसको 20 साल के लिए मान लो रेंट पे इसको दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति को। ये एम है और ये एक भाई साहब हैं, आपने इनको लीज पे दे दिया। कैसे, लीज पे 20 साल के लिए। और बीच में एक कंडीशन रख दी गई कि ये मान लो एक कोई कंडीशन इसमें रख दी गई, तो क्या होगा कि पट्टा दो टाइप के होंगे। पहला आपका जो है कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, और दूसरा आपका पट्टा होता है जीवन भर के लिए। जीवन भर मतलब आजीवन भर के लिए, मतलब जब आपने उनको ट्रांसफर कर दिया उसके बाद वो पट्टे को चाहे जो कुछ करें, उस संपत्ति को चाहे जो कुछ करें। ठीक है, तो दो टाइप के वो पट्टे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए शर्त यहाँ पे भाई साहब ने कुछ रखा और ये शर्त टूट जाती है, तो शर्त अगर जो टूट जाती है, कैंसिल हो जाती, तो 20 साल के लिए जो पट्टा दिया गया था, तो 20 साल के पहले ही जो है जो चीज़ें इनकी हो गई थी, कब्जे में इनकी थी, वो पहले ही इनकी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लागू हो जाती है कि अगर जो शर्त टूटती है तो पट्टा का स्वामित्व जो है आपका जो पट्टा जो है अंतरित होता है, जो आपको जो है लेसर होता है उसके पास चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, मान लीजिए रेंट पे आपने दिया और कोई शर्त टूट गई तो आपके जो है मालिक इसके खुद हो जाएंगे। आप लेसर जो थे आप वहाँ पे खुद जो है उसके मालिक हो जाएंगे। अगला आपको पॉइंट यहाँ पे कि पुनः प्रवेश का अधिकार जो है हो गया। ठीक है, और किराएदारी कहते हैं पट्टा प्राप्त करने का हित जो है उत्तर भोग कहते हैं। और यदि पट्टा करने वाले ने यह शर्त रखी कि किराएदार ने यदि उप पट्टा किया तो पट्टा छिन जाएगा। उप पट्टा क्या, जैसे 1 2 3 आपने इसको जो है
किराए पे दिया, आपने इसको पट्टा किया और इसने क्या किया, इसने फिर जो है पट्टा किसी को कर दिया या फिर वो पट्टा रखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे उसकी वो छिन जाएगी, कब्जेदारी छिन जाएगी और मकान मालिक जो है आपका लीज होल्ड पर कब्जा कर लेगा, ठीक है। इसे राइट ऑफ री एंट्री कहते हैं, किसी चीज़ पे फिर से कब्जा कर लेना राइट ऑफ री एंट्री कहते हैं। यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, इसका पृथक व स्वतंत्र अंतरण नहीं हो सकता और संपत्ति के इसका अंतरण जो है अलग नहीं होगा, ठीक है, संपत्ति के साथ इसका अंतरण आपका अलग नहीं होता है। अगला आपका पॉइंट, इसका अर्थ यह है कि पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग पट्टा हो जाने के बाद यदि शर्त टूट जाती तब संभव होगी। पुनः प्रवेश का अधिकार कब होता है, मान लीजिए कोई चीज़ का पट्टा हुआ और वहाँ पे पट्टा टूट जाता है, तब उसका जो है पुनः प्रवेश का अधिकार संभव होता है, री एंट्री का अधिकार संभव होता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, यह व्यवस्था उस मामले में नहीं लागू होगी जबकि पुनः प्रवेश की परिस्थितियों की उपस्थिति पट्टा होने के पूर्व, आपकी पट्टा होने के पूर्व ही जो है कल्पित हो या फिर पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण स्वामित्व के साथ संभव हो, ठीक है। धारा के अनुसार पुनः प्रवेश का अधिकार संपत्ति को अपने पास रखते हुए पृथक से अंतरण नहीं अंतरित किया जा सकता, परंतु ऐसी पुनः प्रवेश की शर्त युक्त संपत्ति का अंतरण रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ में आई कि अगर जो आपकी शर्त टूटती है तो आपकी री एंट्री होगी, पुनः प्रवेश का अधिकार लागू हो जाता है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, व्यक्ति विशेष को दी गई सुविधा या फिर अधिकार इसलिए अंतरित नहीं किया जा सकता या फिर किया जा सकता क्योंकि ऐसे ना करने पर इनके देने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। क्या उद्देश्य खत्म हो जाएगा कि व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष को सुविधा या अधिकार जो है इसलिए अंतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर जो ऐसा करते हैं तो उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगला इसको किस में हम पढ़ेंगे, इसमें धारा 6D में पढ़ेंगे। क्या, पर्सनल राइट्स आपके जो होते हैं, आपके व्यक्ति के जो है अधिकार होते हैं उसको धारा 6D में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, यदि कोई सुविधा, लाभ या अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वयं की ख्याति, उपलब्धि, पद, श्रद्धा या फिर स्थिति के कारण दी गई हो तथा उसके अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरण कर दिया जाने पर विष अधिक को समाप्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो है आपका अधिकार पूर्णतः व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, इसका अंतरण वैध नहीं होगा, ठीक है। मान लो आपको जो है जैसे कोई पढ़ा रहा है, वो टीचर हुआ, उसको जो है एक अच्छा सा अवार्ड मिला तो उसका अंतरण थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो उसका पर्सनल चीज़ है ना, श्रद्धा उसकी पर्सनल है, उपलब्धि उसकी पर्सनल है, पद उसका पर्सनल है, तो इन चीज़ों का अंतरण तो कभी हो ही नहीं सकता। इस वर्ग का संपत्ति को अंतरण ही नहीं रखने का उद्देश्य कोई लोकहित नहीं है, अपितु ऐसी संपत्ति का अंतरण होने पर उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। जैसे हबसुपा आपका जो होता है, प्री इन्वेशन आपका होता है, या फिर माफी की भूमि होती है, धार्मिक पद एवं कार्यालय होता है, ठीक है, जैसे आपका सेवायत, महंत, काजी आदि ये सब पद जो होते हैं, ठीक है, तो इनका उन्हीं तक सीमित रखा गया है, उनका अंतरण आपका संभव नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश कानून में जो है इस तरह के उदाहरण मिलिट्री ट्रेनर आदि है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन एक बन जाएगा। अगला आपका पॉइंट, क्या वसीयत द्वारा अधिकार जो है उत्तराधिकार का मनोनयन वैध है? अगर जो वसीयत आपका कराया गया तो उसके जो है द्वारा इसको मनोनयन वैध रखा गया नहीं रखा गया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने रूढ़ियों के आधार पर इसे सही माना है और दूसरे मामले में इसी कोर्ट ने विपरीत राय प्रकट की है। तो एक देश में, ये आपका जैसे इंडिया है और यहाँ पे अलग अलग कोर्ट हैं, तो यहाँ पे अलग अलग न्याय दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं ना कि एक देश में दो कानून, ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ होता है, जैसे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके पास, जैसे बात बताई जाए, जैसे आपको मान लीजिए 1 गिलास वाटर है, आधा गिलास वाटर है, ठीक है, पानी इसमें, तो कोई कहता है कि इसमें आधा गिलास वाटर है और कोई क्या कहता है कि आधा गिलास ये ब्लैंक है। देखने का नज़रिया अलग है लेकिन हैं दोनों लोग अपनी जगह पे सही, ठीक है। तो उसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने श्याम सुंदर बनाम
मोहन में इस बात को सही राय प्रकट की और ऐसा मनोनयन वैध माना है। ठीक है, और यह इंटरवाइस आपका जो है भी होता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट देखो आपके यहाँ जितने भी हैं, तो हाई कोर्ट सभी अलग अलग फैसला मान लीजिए दे दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब फैसला आपको देता है तो वही फैसला सर्वमान्य हो जाता है, सारे कोर्ट को मान्य होना होता है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट की धारा है यहाँ पे केवल वाद लाने का अधिकार, जिसको आपको धारा 6E में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इस अपवाद का जन्म कॉमन लॉ के सिंपलिटी एवं मेंटेनेंस के खिलाफ आपका स्वीकृत सामान्य सिद्धांत आपका जो है ठीक है नीति में हुआ, जिसका उद्देश्य आपका असत्य एवं सारहीन मुकदमों को हतोत्साहित करना था। ठीक है, और सिद्धांत का भाव संपत्ति एवं वाद लाने की क्रिया दोनों में अंतर निहित है। संपत्ति विषयक सारे वाद चलाए जा सकते हैं, ठीक है, परंतु किसी वाद में संचालन अन्य व्यक्ति से जो है संभव नहीं होगा। और आपका अगला पॉइंट, अतएव केवल मुकदमा चलाने का अधिकार का अगर कोई अंतरण करना चाहे तो अंतरण अवैध होगा। जिसमें स्वामित्व में संपत्ति होगी उसी को उस संपत्ति के संबंधित वाद को चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल MCQ क्वेश्चन एक बनेगा और ये इतना पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका यहाँ पे धारा 6E जो है यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट यहाँ पे आपका लोक पद जो है आपका जो किस में बताया गया, लोक पद का अंतरण आपका धारा 6AF में बताया गया, धारा 6AF में बताया गया। पब्लिक ऑफिस या लोक पद की परिभाषा इस एक्ट में नहीं दी गई है। पब्लिक सर्वेंट शब्द का इंडियन पेनल कोड IPC या फिर पब्लिक ऑफिसर शब्द को IPC में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक सर्वेंट को कहाँ पे परिभाषित किया गया है। सामान्यतः लोक अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसके जनता की सेवा करने के लिए नियुक्ति किया गया है। जैसे आपका DM STM ये सब जनता की सेवा के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये लोक सेवक होते हैं जो सरकार से किसी ना किसी रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इस धारा में दो बातें कही गई हैं, लोक पद और लोक अधिकारी का वेतन, ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये क्या होती हैं ये देखिए। लोक पद आपका क्या होता है, इस पद प्रकार के जो आपके पद होते हैं ये जो है किसी की बपोती नहीं होती। बपोती मतलब उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, पहले ऐसे पदों को खुला अंतरण होता था, लगान वसूल करने के लिए दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा खुला अंतरण नहीं होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे अगर जो वसूली करना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था किसी व्यक्ति को चुनते थे, लेकिन अगर जो वो कर नहीं पा रहा तो किसी दूसरे व्यक्ति को चुन लेते हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। आप अगर जो एग्जाम दी है, आप जो पास हुए हैं, आपको अगर जो वो चीज़ें मिली हैं तो उसके बाद ही आप जो है वो चीज़ें कर पाएंगे और आपकी नौकरी जो है वो किसी को नहीं दी जा सकती। न्याय करने के लिए ठेके दिए जाते थे या फिर काजी का पद भी बिकता था उस समय, और यहाँ तक पुजारी का भी पद बिकता था। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ों का पद बिकता था, लेकिन अब नहीं है। परंतु आज के ऐसे उदाहरण कुछ धर्म संबंधी एवं ग्राम जीवन से जो है आपके संबंधित लोक पदों के अंतरित नहीं मिलेंगे। ठीक है, आंग्ल भाषा में आपकी जो है या फिर आंग्ल विधि में इसी तरह की व्यवस्था है, ऐसे पदों का अंतरण विधि विरुद्ध माना गया है। निम्नलिखित लोक पद आपके अंतरणीय नहीं है, जैसे किसी मंदिर में अर्थक, परिचारिका, कराइमा, मिरास और धर्मकर्ता के पद ये जो होते हैं ये अंतरणीय आपके नहीं होते हैं। ठीक है, मुतवली आपका घटवार, करनाम, चौकीदार आदि ये शब्द अंतरणीय नहीं माने गए। ठीक है, ये जो पद होते हैं आपके अंतरणीय नहीं माने जाते हैं। अगला आपका पॉइंट, लोक अधिकारी का वेतन। इसमें क्या बताया गया है कि लोक अधिकारी का वेतन जो है उसको केवल स्तर बनाए रखने के लिए, सुख सुविधा के लिए दिया जाता है। इसका अंतरण अवैध है। इस तरह की जो है सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन 1/100वां हिस्सा राष्ट्रीय बैंक में देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। ठीक है, या विश्वविद्यालय कर्मचारी अपने एक दिन के वेतन की कटौती करने के लिए जो है बाध्य नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर चाहे तो आप 1/100वां हिस्सा अपने वेतन का जो राष्ट्रीय हित में दे सकते हैं, या फिर जो है किसी विश्वविद्यालय का कर्मचारी है अगर वो चाहता है तो एक दिन की पेंशन को कटौती करके जो है वो दे सकता है राष्ट्रीय हित में। ठीक है, तो दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है वो भी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है आपकी क्लास 3 समाप्त होती है।
क्लास 3 आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, आप जो है पूरा वीडियो देखिए और आप एमसीक्यू क्वेश्चन करने का कोशिश करिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो अपना डाउट को क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप या फिर जो है कॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बता देंगे, डाउट को क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू।